गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? क्या आप सभी मुझे सुन सकते हैं या नहीं? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहला सवाल यही है, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी बढ़िया होगे। आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तैयारियां आपकी चल रही होंगी। ठीक है, मैं ठीक हूं, मैं एकदम बढ़िया। आपको पता है आज की क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है आज की क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन है, क्योंकि और एक क्लास और होगी कुछ दिनों बाद बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। पॉसिबली इस संडे को, हाँ शायद इस संडे को मैं लगा लूंगा, जिसमें बच्चों के कुछ डेरिवेशंस पेंडिंग है। तो बिहार बोर्ड के बच्चों, तुम्हारे एक एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू का डेरिवेशन और लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, क्योंकि अब लेंस फार्मूला भी हो गया है, मैग्निफिकेशन का फार्मूला, ये सब भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या है कि भाई हमने बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिया। क्या है कि हमने डिटेल में सारे चैप्टर को पढ़ लिया है, डिटेल में सारी बातों को जान लिया है, डिटेल में सारी बातों को पहचान लिया। अब बारी है उन बातों को इंप्लीमेंट करने की, अब बारी है उन बातों को अप्लाई करने की। ठीक है ना, याद रखना। और एक बात और, आज सबसे पहले मैं आपको पूरे फॉर्मूला रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, और ये पेज जो मैं बनाऊंगा ना फॉर्मूला शीट का, उसे अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूला शीट में आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं है तो गड़बड़ है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं है तो गड़बड़ है बेटा। ठीक है, देखो मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई और मैथमेटिक्स या किसी और सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो बेटा, तो याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं बेटा, उसके फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको उसके फॉर्मूला याद नहीं है बच्चे, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। ठीक है, आप बताइए क्या आप सभी तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए? आप बताइए क्या आप सभी तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए? ठीक है, लो वॉइस नहीं है, वॉइस बिल्कुल ठीक है, यहां पर टीम सब चेक कर रही है। ठीक है, वॉइस हाई है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप सभी तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए? क्या आप सभी, देखो कोई और ऐसा है जिसने बैकलॉग किया है? कोई ऐसा है यहां पर जिसने बैकलॉग किया हुआ है? क्या कोई ऐसा है जिसका बैकलॉग है? अगर उसका बैकलॉग है तो भाई उसके लिए गड़बड़ है। ठीक है, याद रखना बैकलॉग नहीं होना चाहिए, याद रखना बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपके बैकलॉग है तो वो आपको बहुत दिक्कत देने वाले हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना जीरो बैकलॉग की पॉलिसी रखिए बेटा, है ना। अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस है तो वो आपको आने वाले लेक्चर को समझने में दिक्कत देगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टॉपर्स की एक आदत होती है, वो रेगुलरिटी को अपने लाइफ का पार्ट बनाते हैं। जैसे रेगुलर क्लासेस करना, है ना, क्या सबसे पहले तो रेगुलर क्लासेस करना, ये बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा रेगुलर डीपीपी करना, तीसरा रेगुलर टेस्ट देना, और चौथा रेगुलर प्रैक्टिस करना। एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे के बीच में यही डिफरेंस होता है कि वो रेगुलर क्लासेस करता है। तो आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज रेगुलर क्लासेस करेंगे। ठीक है, और अगर आपने, मैं आपसे कह रहा हूं, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, है ना, बिना किसी छुट्टी के आपने रेगुलर क्लासेस देख ली ना बेटा, तो आपको खुद ब खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट लगने लगेगा। ठीक है ना बेटा। और आज, है ना, आज क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है आपको बोरिंग लगे बेटा। ठीक है, याद रखना, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, हो सकता है आपको इरिटेटिंग लगे, लेकिन एक बात याद रखना, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया, मतलब इस प्रैक्टिस वाले पार्ट को मैंने दो क्लासेस में लिया। आज भी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका, अब सिर्फ और सिर्फ बाकी है प्रैक्टिस। सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए डेरिवेशंस बाकी हैं, उनको मैं करा दूंगा बेटा। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी सबसे पहले मेरे साथ पेन कॉपी लेकर बैठना। सबसे पहले मैं आपको सारे फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। ठीक है ना, पहले मैं आपको सारे फॉर्मूला लिखवा रहा हूं बेटा। या देखो, बिना फॉर्मूला के काम नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं जो बताना चाहता हूं उसे अच्छी तरह से सीख लेना। ठीक है, उसे अच्छी तरह से सीख लेना। अच्छा, एक काम करता हूं, ब्लैक कलर ले लेता हूं, पीपीटी ब्लैक कलर की, जिसमें आपको सारे फॉर्मूला क्लियर दिख जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको सारे फॉर्मूला अच्छी तरह से दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए
थोड़ी देर के लिए आपकी चैट्स को बंद करो बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं एक एक बच्चे का ध्यान यहाँ, ठीक है। और आपने जितना चैप्टर पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है डजंट मैटर, आप अब क्या करोगे इट मैटर्स। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है डजंट मैटर, लेकिन अब आप क्या करोगे इट मैटर्स अ लॉट। तो याद रखना अब की बारी है ना, आपको एक एक बात याद रखना है, ठीक है। देखो बेटा कुछ फॉर्मूला है, उन फॉर्मूला को याद रखना। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले हम परावर्तन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा परावर्तन की, ठीक है। आपको पता है ना परावर्तन क्या होता है, आपको पता है ना परावर्तन क्या होता है, आपको पता है ना परावर्तन क्या होता है, आपको पता है ना परावर्तन क्या होता है। जब भी लाइट किसी चमकीली सतह से टकराती है तो लाइट का टकराकर वापस आना, प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस आना, ये कहलाता है परावर्तन। आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब होता है 90 डिग्री पर, आपतन बिंदु पर होता है आपतन कोण और अभिलंब के मध्य एंगल आई, और परावर्तन कोण और अभिलंब के मध्य एंगल आर, ठीक है। बना देता हूं डायग्राम, बना देता हूं। मान लीजिए ये रही सतह, चमकीली सतह। सबसे पहली आवश्यकता क्या है बेटा, चमकीली सतह का होना बहुत जरूरी है। एक प्रकाश किरण आती है, आने वाली किरण को प्रकाश किरण कहते हैं, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहां पर बना दिया हमने अभिलंब, यहां पर बना दिया हमने अभिलंब, ठीक है। ये जो कोण होता है इस कोण को कहा जाता है एंगल आई, आपतन कोण, और ये जो कोण होता है इस कोण को कहा जाता है एंगल आर। तो एंगल आई है, एंगल आई और एंगल आर। अब देखो परावर्तन का नियम, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला टॉपिक है परावर्तन का नियम। कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और जहां जहां परावर्तन होगा, चाहे सतह कैसी हो, परावर्तन हर जगह जहां जहां होगा उस जगह पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां जहां परावर्तन होगा उस जगह पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। याद रखना, तो बिना सोचे आप इसे अप्लाई कर देना। जहां जहां आपको ये फॉर्मूला, जहां जहां ये स्थितियां दिख जाएं आप उसे लगा देना, ठीक है। आगे समझते हैं, ये तो थी एंगल आई और एंगल आर की बातें, आगे कुछ और बातें समझते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला हैं। दूसरा फॉर्मूला है कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, एक काम करूं हिंदी में भी लिखूं क्या, ठीक है। चलो इसके बारे में लिख भी देता हूं मैं, ठीक है, इसके बारे में लिख भी देता हूं। यार बच्चों मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं राइटिंग सुधारने के लिए बच्चा, ठीक है। तो फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी आई होप आपको दिख रहा होगा, वह वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, ठीक है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बटा 2, एफ इज इक्वल टू आर बटा 2। इसे याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, एफ मतलब छोटा वाला एफ है, एफ मतलब छोटा वाला एफ है, एंड इट इज एफ इज इक्वल टू आर बटा 2। दूसरा समझना, ठीक है, दूसरा समझना, एक तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जिसे कहा जाता है दर्पण सूत्र, ठीक है। कौन सा सूत्र कहते हैं बेटा, दर्पण सूत्र। और देखो आप लोग फॉर्मूला शीट जरूर बनाना, जरूर बनाना, जरूर बनाना, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। दर्पण सूत्र बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है ना। दर्पण सूत्र के बिना हमारा काम नहीं होगा। तो हमारा जो दर्पण सूत्र है वो क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये था हमारा दर्पण सूत्र। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अगला था हमारा आवर्धन, ठीक है, अगला था हमारा आवर्धन, ठीक है, अगला था हमारा आवर्धन। दर्पण के लिए आवर्धन था m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई इज इक्वल टू माइनस v बटा u। ये है हमारा टॉपिक आवर्धन, ये है क्या है बेटा आवर्धन। m इज इक्वल टू आई बाय ओ इज इक्वल टू माइनस v बाय u, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। अब देखो हमारे दर्पण के यही फॉर्मूला है, दर्पण के कक्षा 10वीं के लिए यही फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू आर बाय 2, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और m इज इक्वल टू आई बाय ओ इज इक्वल टू माइनस v बाय o। दर्पण से संबंधित अधिकतर काम हमारे यहीं से हो जाते हैं, ठीक है। और बातें है ना। अब देखो इससे याद रखना, u आप हमेशा हर एक स्थिति में कैसा लोगे, माइनस में। u मतलब क्या हो गया, वस्तु की दूरी। मैं फिर से कह रहा हूं, u मतलब क्या हो गया, वस्तु की दूरी। इससे आप हर स्थिति में कैसा लोगे, माइनस में। बेटा नोट करते चलना, और इससे जिस पेज पर लिखो ना उसे पेज पर को घर की दीवार के सामने लगा देना। क्यों, क्योंकि जब भी आप जहां से भी निकलो ना, मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी आप जहां से भी निकलो ना आपको ये दिखना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, ये दिखना चाहिए। तो ये क्या कहता है, u हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव। अब अवतल दर्पण की बात करें, किसकी बात करें बेटा, अवतल दर्पण के लिए
तो u क्या लोगे बेटा, हमेशा नेगेटिव, और फोकस दूरी भी आप कैसी लोगे, माइनस में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो u आप कैसा लोगे बेटा, हमेशा नेगेटिव, और f आप कैसा लोगे, प्लस में। ठीक है, अब बताइए दर्पण तक के ये सारे फॉर्मूला क्लियर है, और डेरिवेशन की बात है, बिहार बोर्ड के बच्चों आपको डेरिवेशन करा दी जाएंगे, घबराओ मत। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें सारे फॉर्मूला पता है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है, इसमें मैंने अपनी मर्जी से सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। मैं ठीक हूं अमन पटेल बेटा, राजपूत परिधि कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, राजपूत परिधि बेटा को समझने वाली बात ही नहीं है। आपने अगर बैकलॉग क्लियर है आपका, आप अगर आज पहली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, और ना ही इसमें रिपीट करने वाली कोई बात है। ठीक है, ना ही इसमें कोई रिपीट करने वाला कॉन्सेप्ट है, ना ही इसमें कोई रिपीट करने वाली बात है, हर चीज क्लियर है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी। ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं क्लास में, सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं क्लास में, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो नया हो। एक एक टॉपिक मैंने क्लास में पढ़ाया बेटा, एक एक टॉपिक चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया। आपको पता है ना, आपको पता है ना, जब मैं पढ़ाता हूं तो कितना मस्ती में पढ़ाता हूं बेटा, तो एक एक टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तो बातें बड़ी अच्छी थी। अब हम बात करते हैं लेंस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, पहले तो अपवर्तन की बात करते हैं, उसके बाद लेंस की बात करेंगे। ठीक है, अपवर्तन की बात करेंगे बेटा, जब भी प्रकाश किरण एक परावर्ती पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, मान लो ये रहा माध्यम नंबर 1, ये रहा माध्यम नंबर 2, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यहां पर एक प्रकाश किरण है, ठीक है, ये प्रकाश किरण सीधी ना जाती हुई अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसे कहा जाता है अभिलंब। आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर अंदर जाकर मुड़ने वाली किरण अपवर्तित किरण। ये है हमारा आपतन बिंदु, यहां पर हमने बना दिया अभिलंब, ये बना दिया एंगल आई, ये बना दिया एंगल आर। ठीक है, ये बना दिया एंगल आई और ये बना दिया एंगल आर। याद रखना ये सारी बातें, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, हाँ मैं कर रहा हूं, फोन कर रुक जा। हेलो, ठीक है, क्लियर है? तो 1 और 2, ठीक, आगे समझना, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। ठीक, अब देखो यदि कोई प्रकाश किरण, समझना ध्यान से, सघन से विरल में जाएगी, है ना, सघन से विरल में, या फिर विरल से सघन में जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी या विरल से सघन में आएगी, अगर वो सघन से विरल में जाती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर वो सघन से विरल में जाती है तो विरल में जाने के कारण वो अभिलंब की ओर आएगी। मैं अभिलंब को एन लिख दे रहा हूं, है ना, एन की ओर, एन मतलब नॉर्मल, तो अभिलंब की ओर आएगी। ठीक है, कहां आएगी बेटा, अभिलंब की ओर। यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में, यार उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, सघन से विरल की ओर तो एन अभिलंब से दूर जाएगी, और यदि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, है ना। इन सारी बातों को हमने पढ़ा हुआ है, इन सारी बातों को हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखना, अगला है स्नेल का नियम। ठीक है, अगला है स्नेल का नियम। ठीक है, अगला है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर। म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, साइन आई अपॉन में साइन आर। म्यू इज इक्वल्स टू क्या है, साइन आई अपॉन में साइन आर। ये स्नेल का नियम है। और म्यू का एक और फॉर्मूला होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक। आपको आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार जो फॉर्मूला अच्छा लगे या फिर जो फॉर्मूला जरूरी हो वो आप लगाओगे, अपवर्तनांक कहा जाता है। अगला है लेंस सूत्र। ठीक है, अगला बेटा क्या है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और अगला है आवर्धन। ठीक है, ये था लेंस सूत्र। अगला है आवर्धन। ठीक है, लेंस का आवर्धन। मेरे बच्चे ये सभी चीजें हमने पढ़ाई हुई हैं। आवर्धन मतलब m इज इक्वल टू I/O और v/u। ठीक है, एक बात और चिन्ह परिपाटी में आपको बता देता हूं। चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो u तो हमेशा कैसा होगा, माइनस। अगर हम बात करेंगे उत्तल लेंस की, ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए f कैसा लोगे बेटा, पॉजिटिव। अगर हम बात करेंगे अवतल लेंस की,
ठीक है, तो अवतल लेंस के लिए एफ कैसा लोगे बेटा, नेगेटिव। अब बताइए ये सारी बातें क्लियर है या नहीं, अब बताइए ये सारी बातें क्लियर है या नहीं, बताइए। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो उसका बैकलॉग है, इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता डाउट होने का। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट है इन सब में तो बैकलॉग है ना, क्योंकि इसमें ना कोई रिपीट करने वाली बात है, ना ही कोई बैकलॉग, ना ही कोई डाउट है इसमें, हर चीज पुरानी पढ़ाई हुई है। एक एक टॉपिक मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया है, आपको याद होगा, एक एक टॉपिक मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया बेटा, याद रखना तो, है ना। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है कि वी कैसे है, वी अलग अलग स्थिति में अलग अलग आएगा, कभी प्लस आएगा कभी माइनस आएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक दो बच्चों के आवर्धन में माइनस नहीं रहेगा बेटा, दर्पण में आवर्धन में माइनस रहता है, लेंस में आवर्धन में माइनस नहीं रहता। एफ नेगेटिव क्यों होता है, चिन्ह परिपाटी याद करो, चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको सारी बातें बताई है। वी अलग अलग स्थिति में आएगा, कभी प्लस में आएगा कभी माइनस में आएगा, ठीक है। कोई भी बैकलॉग वाला टॉपिक मतलब अगर होगा तो उसको दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नया पढ़ा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मरियम कह रही समझ में नहीं आ रहा, मरियम हो ही नहीं सकता अगर आपका बैकलॉग है ना, क्योंकि ये सारे वही टॉपिक हैं, सारे वही टॉपिक है जो मैंने क्लासेस में पढ़ाए हुए, इसके अलावा कुछ नया नहीं है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक टू बी कवर में आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको बताऊं पूरी तरह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम आधे ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आधे अगली क्लास में करेंगे, और कुछ क्वेश्चन अलग भी हैं, मतलब प्योरली एनसीईआरटी करेंगे, लेकिन हाँ उसके लेवल के जो एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, परावर्तन के नियम सत्य हैं। अगर आपने अभी मेरी क्लास को देखा है, अगर आपने अभी मेरी थोड़ी देर पहले परावर्तन के नियम, सबसे पहला टॉपिक था जब मैं परावर्तन के नियम पढ़ा रहा था, तो ये सब बोला था कि परावर्तन के नियम कहां कहां वैलिड है, क्या परावर्तन के नियम केवल समतल दर्पण के लिए, क्या परावर्तन के नियम केवल अवतल दर्पण के लिए, क्या परावर्तन के लिए केवल उत्तल दर्पण के लिए, या फिर सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए है। आपको याद होगा, ठीक है, आपको याद होगा, आपको याद होगा, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है कि परावर्तन के नियम किसके लिए वैलिड है, क्या ये समतल दर्पण के लिए, क्या ये अवतल दर्पण के लिए, क्या ये उत्तल दर्पण के लिए, या सभी परावर्तक सतहों के लिए। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। अरे चैट्स में आंसर ना दो, पोल में आंसर दो, चैट्स में आंसर ना दो, पोल में आंसर दो। चैट्स में आंसर दोगे तुम्हारी सेटिंग कोई और कर लेगा, और अगर तुम्हारी सेटिंग कोई और कर लेगा तो गड़बड़ होगी, इसलिए पोल में आंसर दो। आंसर इन पोल नॉट इन चैट्स, आंसर इन पोल नॉट इन चैट्स, ठीक है। तो आंसर दीजिए पोल में, चैट्स में मत दीजिए, ठीक है। देखते हैं भाई, इसमें तो 100% सही जवाब आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है, 100% सही जवाब आना चाहिए, ठीक है, 100% सही जवाब आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जहां जहां परावर्तन होगा। एक बात बताऊं, ये बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, जहां जहां परावर्तन होगा वहां वहां परावर्तन के नियम लगेंगे। लगभग 89% बच्चे ही सही जवाब दे पाए। जतिन, उत्कर्ष, ए साहू, आयुष यादव, अक्षत, गणेश पाठक, रवि राज वर्मा, आदित्य शिवा एंड अंशुमन कुशवाहा। वेरी गुड बेटा। पर ये ए बी और सी प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो क्लास में बेटा, ठीक है, ए बी और सी प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, क्योंकि अब समय है आपको पढ़ाई अच्छे से करना है। और डाउट देख लेता हूं बेटा, सर एम इज इक्वल्स टू साइन आई, यार क्या नाम है, शाहाना परवीन, एम इज इक्वल्स टू साइन आई अपन साइन आई नहीं होता, म्यू होता है। सर मेरे बैकलॉग है बट आपके सारे लेक्चर, वेरी गुड अंजलि, तो सब समझ आएगा। सर लास्ट के लेक्चर में फॉर्मूला लिखा दीजिए बेटा, ये आज लास्ट का ही लेक्चर है। हर्ष क्या रिपीट करना है, हर्ष ऐसा कुछ था ही नहीं रिपीट करने वाला। आफ्ताब, सघन और विरल क्या आता है। आफ्ताब एक बार आप एक काम करना, जहां पर अपवर्तन शुरू हुआ है ना, वो वाला लेक्चर फिर से देखना बेटा, सघन और विरल के बारे में अच्छी तरह से बताया। सर फॉर्मूला शीट में सारे चैप्टर के फॉर्मूला, अभी वो उसको बनाने में बाद में, कविता इसको तो बहुत बाद में बनाएंगे, अभी सिलेबस बहुत पीछे। अभी तो सर आपने पिछले लेक्चर में अपने उत्तल दर्पण के लिए दोनों भी बताए थे, और सी बेटा कुछ अलग स्थिति होगी, कुछ अलग स्थिति होगी। पिछले लेक्चर में हमने दर्पण नहीं पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने लेंस पढ़ा था। समर वेकेशन भी होगी, हाँ पॉसिबली आपकी मंडे से हो सकती है, पॉसिबली
पॉसिबली लोकेश बेटा टीम इसका आंसर देगी, मैं नहीं दूंगा तो मैं नहीं देख पा रहा हूं तो आज से देखूंगा। आयुषी R/2 को C/2 नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते आयुष। सीजी कोर्स में है ये मैं समझा नहीं बेटा। सर मेरी बुक में चैप्टर नहीं है बेटा, गड़बड़ है, बुक में चैप्टर होगा। सर आप फिजिक्स के बहुत टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं। किंग ऑफ यादव भाई ऐसा कौन सा बच्चा है जो मुझे बता रहा है कि कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाया? मुझे फिर से किंग ऑफ यादव कौन कौन से टॉपिक रह गए मुझे बता भाई, कौन सा टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है? इस चैप्टर के तो पूरे टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाइए। थैंक यू भाई, अब हम सीख लेंगे अच्छे से पढ़ाना। थैंक यू किंग ऑफ यादव हमें, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर सतह, याद रखना जहां जहां परिवर्तन होगा, चाहे सतह समतल होगी, चाहे सतह अवतल होगी, चाहे सतह उत्तल होगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे सतह समतल होगी, चाहे सतह अवतल होगी, चाहे सतह उत्तल होगी, इन सभी सतहों के लिए परावर्तन के नियम, ठीक है, याद रखना, परावर्तन के नियम वैलिड होते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? वैलिड होते हैं बेटा, याद रखना, याद रखना, याद रखना, ठीक है। अब समझना और सारी बातें, है ना, और सारी बातें आगे समझते हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां जहां परावर्तन होगा, फिर से सुनना, जहां जहां परावर्तन होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जहां जहां परावर्तन होगा वहां वहां ये सारी चीजें होगी, ठीक है, याद रखना, जहां जहां ये परावर्तन होगा वहां वहां ये सारी बातें होंगी, ठीक है। अब देखो बेटा एक बात और बता दो, पॉसिबली आपकी मंडे से छुट्टियां हो सकती हैं 1 हफ्ते की, और वो मंडे से जो छुट्टियां है ना वो सोने के लिए नहीं है। मंडे से जो छुट्टियां है ना, क्या होता है बेटा, ये जो मई तक का जो टाइम होता है ना, मई तक के टाइम में बच्चे बैच खरीदते हैं, है ना, तो आप लोगों को बहुत सारे बैकलॉग हो जाते हैं। तो ये 1 हफ्ते का गैप मिला है ना, तो इस 1 हफ्ते के गैप पे आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रंजन जी अभी आप फनी नहीं रहा, अभी पढ़ ले, नहीं तो तू फनी कहलाएगा हमेशा, पढ़ ले। एक राहुल रंजन कहता कि सर आप फनी नहीं रहे, अरे बेटा अभी पढ़ ले, जब क्लास होती है टॉपिक समझाते तब फन किया जाता है, क्वेश्चन के दौरान नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको भी अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर सुनना ध्यान से, अगला है बेटा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखिए, है ना, इसे एक बार समझ लेना बेटा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। मान लो बेटा मेरे पास एक चमकीली सतह है, ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास एक चमकीली सतह, ध्यान से सुनना, है ना, इस सतह पर ये हमने एक तरफ कर दी पॉलिश। मैंने अच्छी तरह से बताया था कि बिना पॉलिश के कोई भी सतह चमकीली नहीं हो सकती। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि बिना पॉलिश के कोई भी सतह चमकीली नहीं हो सकती। यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो आने दो ना, क्या दिक्कत है? यदि कोई प्रकाश किरण आती है तो आने वाली किरण आपतित किरण है और ये वापस टकराकर चली जाएगी, ये कहलाएगी परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर ये मिल रही हैं उस बिंदु को कहते हैं अभिलंब। इस अभिलंब पर हम उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर हमने बना दिया अभिलंब। सुनना ध्यान से, इस अभिलंब यहां पर बना दिया एंगल आई, ठीक है, यहां पर बना दिया एंगल आ, ठीक है, यहां पर बना दिया एंगल आई, यहां पर बना दिया एंगल आ। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं बेटा, ठीक है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। मैंने दोनों नियम डिटेल में पढ़ाए हुए और आपको अभी लिखे हुए में मिलेंगे। परावर्तन के 2 नियम कहते हैं, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, दूसरा नियम कहता है अपवर्तित, नहीं माफ करना, पहला नियम ये है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है यहां पर, आपतित किरण व अपवर्तित किरण, और साथ ही साथ अभिलंब, ठीक है, साथ ही साथ ये अभिलंब, ठीक है, ये कहां होंगे बेटा? तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है, कहां होंगे बेटा? ये तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। कहां होंगे बेटा? एक ही तल में स्थित होंगे। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल आपके इससे हो जाते हैं। आपतन कोण का मान देखो, थ्योरी आपकी यहां पर लिखी हुई है बेटा, ठीक है, मैंने इसको मैथमेटिकली लिख दिया। ये परावर्तन के नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेटा जितने क्वेश्चन में लाया हूं ना, ये अधिकतर इनमें से PYQ है। ये दिल्ली 2011 लिखा है ना, दिल्ली ही नहीं, काफी अलग अलग बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप MP के होते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, अगर आप UP के हो क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, बिहार के बच्चों के लिए डायरेक्टली आता है, झारखंड के बच्चों के लिए डायरेक्टली आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या होता है? डायरेक्टली पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस में रखा जाता है तो दर्पण के पीछे एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से सुनना, यह प्रतिबिंब कैसा होता है? बहुत ध्यान से सुनना, यह क्वेश्चन 2-3 PYQ का मतलब होता है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। PYQ का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ का मतलब क्या होता है?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं चैट्स को बंद कर रहा हूं। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को समझना। हमारे पास कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। तो मान लो वी हैव अ अवतल दर्पण। ये हमारे पास कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। ठीक है, जब जब मैं अवतल दर्पण बनाता हूं सबसे पहले मुख्य अक्ष बनाता हूं, मुख्य अक्ष के बाद यहां पर बनाता हूं ध्रुव, यहां पर बनाता हूं फोकस, यहां पर बनाता हूं सेंटर। ठीक है, ध्रुव, फोकस और सेंटर। अब देखो क्लियर बोला है कि वस्तु को कहां रखा हुआ है? फोकस के अंदर, या सॉरी है ना, वस्तु को कहां रखा हुआ है बेटा? फोकस के अंदर रखा हुआ। वस्तु को कहां रखा हुआ है बेटा? फोकस के अंदर रखा हुआ, फोकस के अंदर। तो यहां रख दिया वस्तु को। ठीक है, यहां रख दिया वस्तु को। अब देखो वस्तु से पहली प्रकाश किरण समांतर जाती है और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण केंद्र के सापेक्ष जाएगी जो कि वापस इसी दिशा में लौट आएगी। ठीक है, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब, वहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो जब भी किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस में रखा जाता है तो प्रतिबिंब पीछे बनता है। और प्रतिबिंब देखो पीछे बन रहा है, पहली बात तो आभासी बन रहा है। पहली बात तो कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है बेटा। ठीक है, पहली बात तो कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। दूसरा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। दूसरा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं मेंढकों, अभी भी तुम लोग गलत आंसर दोगे, है ना? अभी भी तुम लोग गलत आंसर दोगे। पोल आया होगा, अभी भी 100% सही जवाब नहीं आएगा। चित्र, सबूत, गवाह सब बता दिया, अभी भी आप 100% सही जवाब नहीं दोगे। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम्हें। जल्दी बताइए सही जवाब क्या होने वाला है? जल्दी बताइए, व्हाट इज राइट आंसर? सही जवाब क्या होने वाला है? और देखते हैं कौन कौन सही जवाब देगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस में रखा जाता है तो दर्पण के पीछे एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये फोकस में रखा है वस्तु को और दर्पण के पीछे बड़ा प्रतिबिंब बना है। और अभी भी जवाब पता होने के बाद भी 100% सही जवाब नहीं आएगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है ना? आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब था। लगभग 62% बच्चों ने, अरे किस गधे को यह प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है? किस गधे बच्चे को यह प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है? किससे उल्टा दिख रहा? आंखें खराब हैं क्या? ये देखो, ये वस्तु, ये प्रतिबिंब सीधा नहीं दिख रहा तुम्हें, अभी भी तुम्हें उल्टा दिख रहा है क्या? कहां गई है बुद्धि? कहां गई है बुद्धि? हाँ, आंखों के सामने लिखा हुआ, आंखों के सामने बना हुआ, उसके बाद भी गलत दे रहे हो। जवाब बता दिया, उसके बाद भी गलत आंसर आ रहा है। क्या कहां है दिमाग तुम्हारा? कहां लगा हुआ है मन? चैट्स में? मतलब सब कुछ बताने के बाद सही जवाब नहीं दे रहे हो। आंसर बता दिया उसके बाद भी। भाई साहब, हमें तो बातें करना है इधर उधर की, हमें तो मस्ती करना है इधर उधर की, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, यहां ध्यान दो अच्छी तरह से। इतना बताने के बाद भी तुम सही जवाब नहीं दे रहे हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप लोगों को डांटूं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता आप लोगों को डांटूं, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर करते हो, आप लोग मजबूर करते हो। अब देखो ध्यान से समझना, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ आवर्धन कितना होता है? इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जाता है। मान लो बेटा समतल दर्पण है हमारे पास। समतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है जिसका उपयोग हम डेली लाइफ में करते हैं? समतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है जिसका उपयोग हम डेली लाइफ में करते हैं? तो मान लो हमारे पास एक समतल दर्पण रखा हुआ है। मान लो हमारे पास एक समतल दर्पण रखा है, ये रही वस्तु, ये रही क्या बेटा? वस्तु। और उसका प्रतिबिंब बराबर बनता है वस्तु के। कभी तुम दर्पण के सामने खड़े होते हो घर में, वो जो घर में हम दर्पण उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, घर में जो दर्पण उपयोग करते हो, तुम अपना चेहरा देखते होगे, कभी नहाते होगे, कभी मेकअप करते होगे, तो समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो। कॉमनली हमारे घरों में, मतलब मेरे घर में लोहे की अलमारी है और लकड़ी की अलमारी जिसमें सामान रखते हैं, तो उसके गेट पर लगा हुआ है दर्पण, वो समतल दर्पण है। मैं जब जब उस दर्पण के सामने खड़ा होता हूं, मेरे बराबर प्रतिबिंब बनता है। जैसा मैं हूं वैसा ही प्रतिबिंब बनता है। और जब जब वस्तु और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, याद करो, जब जब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है
आवर्धन का मान कितना होता है, 1 होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है, क्योंकि इसमें वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। याद रखना, अभी भी बोल दो सर ये तो हमारे यहाँ तो दर्पण है जिसमें हम तो मोटे दिखते हैं, हमारे दर्पण में तो हम पतले दिखते हैं, हमारे समतल दर्पण में अगर तो मोटे पतले दिख रहा है तो वो दर्पण समतल दर्पण नहीं है। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो क्रिस्टल क्लियर बता दो फटाफट। ठीक है सर, अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, ठीक है, इसमें एक डायग्राम पूछा गया है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में एक डायग्राम पूछा गया है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तो सबसे पहले वर्ड में हमें बोला गया है कि दर्पण उत्तल है। ठीक है, आपको उत्तल दर्पण पता होना चाहिए। अगर आप उत्तल दर्पण नहीं पता और आप आज की क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा। ठीक है, आपको दर्पण के बारे में नहीं पता तो गड़बड़ है बेटा। ठीक है, तो आप याद रखना, है ना, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि 0 बैकलॉग की पॉलिसी रखो बेटा। ठीक है, एक भी अगर आपने बैकलॉग किया ना तो वो गड़बड़ कर देगा। ये है P, ये है F और ये है C। ठीक है, P मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस, फोकस मतलब F और C मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश की आपतित किरण के संगत परिवर्तन किरण का पथ दर्शाने के लिए नामांकित चित्र बनाइए और आपतन कोण और अपवर्तन कोण को आप प्रदर्शित कीजिए। हमसे बोला गया है कि एक प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, कैसी आती है बेटा? मुख्य अक्ष से समांतर आती है। अब हमें पता है कि ये जो दर्पण होता है अपसारी दर्पण होता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो दर्पण होता है अपसारी दर्पण होता है, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो इस दर्पण से प्रकाश किरणें फैलेंगी, समांतर प्रकाश किरणें फोकस के सापेक्ष फैलेंगी। किसके सापेक्ष फैलेंगी बेटा? फोकस के सापेक्ष फैलेंगी। अब देखो ये है आपका आपतन बिंदु, हमने अभिलंब बनाया यहां पर। ठीक है, हमने क्या बनाया बेटा? अभिलंब बनाया। आपतन बिंदु यह रहा और इससे 90 डिग्री का ये बना दिया अभिलंब। मैंने बहुत बार बताया आज की क्लास में कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य कोण बनता है आई। तो ये आने वाली किरण आपतित किरण और अभिलंब ये डैश डैश लाइन बनी हुई, तो ये जो कोण बनता है ये बन जाएगा आई और ये जो कोण बन जाएगा ये बन जाएगा आर। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आई और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आर है। अब बताइए किस किस को क्लियर है ये डायग्राम? ये डायग्राम मैं क्लास में बनवा चुका हूं, ये डायग्राम हम क्लास में बना चुके हैं। बेटा ये चैट्स में चल रहा है ना कि डू यू फ्रेंडशिप मी, है ना, मिस यू। बेटा ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, आप लोग ऐसे ब्लॉक हो जाओगे बेटा, याद रखना। क्रिस्टल क्लियर? 2 बच्चों ने रिपीट लिखा है। क्रिस्टल क्लियर सर? 2 बच्चों ने रिपीट लिखा है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। रिपीट इसमें ऐसा आज की क्लास में कुछ रिपीट करने वाले टॉपिक है ही नहीं, लेकिन ना जाने बच्चे क्यों दुखी करते हैं मुझे। ठीक है, ये इसका आंसर है बेटा, है ना, हमने डायग्राम बनाया, ये इसका आंसर। ठीक है, अब देखो बेटा ये सेम क्वेश्चन है, आप इस सेम क्वेश्चन को कंप्लीट करके डबल से कर लेना। अब यहां पर समझते हैं। ठीक है, अब भाई हमसे कुछ पूछा गया है और उसका जवाब हमें अपने शब्दों में देना है। ठीक है, अब देखो बेटा हमसे बोला गया है कि सौर भट्टियां हैं। सौर भट्टी मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश को इकट्ठा करने वाली भट्टी। फिर से सुनना, सौर भट्टी मतलब सूरज से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, उस प्रकाश को इकट्ठा कर तापमान बढ़ाया जाता है, उसे कहा जाता है सौर भट्टी, है ना। अब देखो क्या बोला है कि उस प्रकाश को इकट्ठा करने वाला, क्या बोला फिर से सुनना, उस प्रकाश को इकट्ठा करने वाला, एकत्रित करने वाला। तो जब भी सौर भट्टी की बात होगी तो प्रकाश को एकत्रित करना पड़ेगा और प्रकाश को एकत्रित करने का काम करता है अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण बेटा? अवतल दर्पण। तो ये मान लो हमारे पास अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बेटा हमारे पास? ये रहा एक अवतल दर्पण। ठीक है, ये बना दिया हमने इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये बना दिया हमने मुख्य अक्ष। ठीक है, ये बिंदु P कहलाता है, ये बिंदु F कहलाता है, ये बिंदु C कहलाता है। अब देखो बेटा मान लो हमारे पास एक प्रकाश किरण आती है, कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। समांतर प्रकाश किरण। एक और प्रकाश किरण आती है, कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। एक और प्रकाश किरण आती है, समांतर किरण,
कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। ठीक है, एक और प्रकाश किरण आती है, कहां से जाएगी बेटा? फोकस से। तो सारा प्रकाश किस बिंदु पर केंद्रित हो गया? फोकस पर केंद्रित हो गया। जब सारा का सारा प्रकाश फोकस पर केंद्रित हो गया तो इस फोकस पर तापमान बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपकी चैट्स ओपन है बेटा, ठीक है, आपकी चैट्स ओपन है बेटा, ठीक है, आपकी चैट्स ओपन है बेटा, ठीक है, क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन, सारी बातें मैं दूसरी तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले दो प्रतिबिंबों के गुणधर्म की सूची बनाइए तथा अपने उत्तर के समर्थन में किरण आरेख बनाइए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेट करना चैट्स यहां पर, चैट्स को छोड़कर यहां पर, ठीक है। अगेन मैं आपकी चैट्स को बंद कर रहा हूं बेटा, ठीक है, अगेन मैं आपकी चैट्स को बंद कर रहा हूं भाई, अगेन मैं आपकी चैट्स को बंद कर रहा हूं। हमें बोला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के दो गुणों की सूची बनाएंगे। पहला मैं बता दूं, प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, ठीक है। दूसरा मैं बता दूं, पहला तो प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, दूसरा प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है, ठीक है। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं, सबूत के साथ बात करते हैं, ठीक है। मान लो ये रहा हमारे पास एक उत्तल दर्पण, ठीक है, ये रहा मुख्य अक्ष। अब आप बात कर रहे हो जब उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पॉलिश होती है, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, ठीक है। अब देखो ये बिंदु हो जाएगा बेटा P, ये बिंदु हो जाएगा F और ये बिंदु हो जाएगा C, ठीक है। देखो बेटा दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, दो तीन क्वेश्चन साथ में कवर हो रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। आगे देख लो, मान लो किसी वस्तु को बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा है, बहुत ही दूर रखा है, अनंत पर। वस्तु कहां रखी है बेटा? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। तो मान लो पहली प्रकाश किरण समांतर आती है, दूसरी प्रकाश किरण भी समांतर आती है, ये फोकस के सापेक्ष दूर हो जाएंगी, ये फोकस के सापेक्ष दूर हो जाएंगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। ये फोकस के सापेक्ष कहां हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी, और प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। दूसरा समझना बेटा, मान लो किसी वस्तु को मैंने यहां रख दिया, ये रखा बेटा वस्तु को, तो आप जानते हो पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी, ठीक है, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है बेटा? फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण केंद्र के सापेक्ष जाएगी, किसके सापेक्ष? और यहीं से वापस आ जाएगी, तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रतिबिंब बन गया। तो दोनों स्थिति में प्रतिबिंब जो बन रहा है आभासी बन रहा है, दोनों स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा? आभासी बन रहा है, और वस्तु से छोटा बनता है। अगर आप डायग्राम को देख पा रहे हो, ये रही वस्तु, उससे छोटा, और यहां भी कोई ना कोई बड़ी वस्तु होगी, उसका प्रतिबिंब बिंदु आकार का बन रहा है ना। तो इससे प्रतिबिंब छोटा बनता है और बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना, दो की जगह तीन गुण होगा, ठीक है। आप बताइए आपकी बातें क्लियर है या नहीं? पता है मैं बहुत इमोशन से आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको बहुत दिल से, मैं ऊपरी ऊपरी नहीं पढ़ाता, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फॉर्मेलिटी करके चला जाता हूं, नहीं यार, लेकिन जब ऐसी बातें सुनता ना दिल जल जाता है, बिल्कुल दिल जल जाता है, ठीक है। क्लियर है? ऑल क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनना ध्यान से, है ना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ना। पहले इसका लॉजिक समझना। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक गोलाकार दर्पण का रेखीय आवर्धन +3 है। आपने जब आवर्धन की क्लास पढ़ी होगी तो मैंने आपको क्लियर बताया होगा, अगर आपने आवर्धन की मेरी क्लास अटेंड करी है तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि आवर्धन अगर धनात्मक है, ठीक है, याद रखना मैंने आपको क्लियर बताया था कि यदि आवर्धन का मान प्लस में है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। बेटा एक एक बात को आपको अपने जहन में बसा लेना है ना, टॉप करना है ना, टॉप करना है ना। तुम भी चाहते हो कि भाई अच्छी तरह से बोर्ड में अच्छा स्कोर करो, तो एक एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। मैंने आपको क्या कहा था? एम का मान जब जब प्लस में होगा तो प्रतिबिंब कब बनेगा? आभासी बनेगा, ठीक है। और इसमें क्लियर बोला है कि +3 है, और 3 का मान जो है, जो प्रतिबिंब है, वो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। क्योंकि ये भी मैंने बताया था कि अगर आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ कौन सा दर्पण बना सकता है? अवतल दर्पण, ठीक है।
कौन सा प्रतिबिंब बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण। ठीक है, अब बताऊं कैसे बना सकता है। देखो भाई, ये रहा अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। मान लो ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। मान लो ये बिंदु है P, ये बिंदु है F और ये बिंदु है C। ठीक, अब यहां पर हमने एक वस्तु को रख दिया। पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है भाई? फोकस से जाती है। दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से जाती है, जहां से जाएगी पीछे आ जाएगी, जहां से जाएगी पीछे जाएगी, और यहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। बताइए, ये डायग्राम आज की क्लास में ही दूसरी बार बनवाया, ये डायग्राम मैंने आज की क्लास में ही दूसरी बार बनवाया। ये देख तुझे बताता हूं, है ना, ये देख तुझे बताता हूं, ये बना है आज की क्लास में दूसरी बार बनवाया। ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन के अंदर लॉजिक छुपा होता है और उस लॉजिक को हमें कैच करना है। जैसे आपको क्लियर बोला था कि +3 है, और अगर आपसे +3 बोला है तो प्लस का मतलब आवर्धन प्लस में है, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और प्रतिबिंब बड़ा है, और प्रतिबिंब बड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और देखो बेटा यहां पर एक और बात, अगर प्रतिबिंब आभासी और छोटा होता तो संभावना उत्तल दर्पण की भी होती, क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग यहां पर किया गया है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? सर आपने इतने अच्छे क्यों हो? अयान कहते हैं। भाई साहब अयान, देखो दूसरे बच्चों को तो समझ नहीं आ रहा हमारा पढ़ाया हुआ। सर आपने फॉलो नहीं किया। लोकेश, मैं बहुत कम सोशल मीडिया चलाता हूँ, ठीक है, बहुत कम। माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, मन विचलित होता है, इसलिए सोशल मीडिया का लिमिटेड उपयोग करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के रिप्लाई भी कम कर पाता हूँ। चलो, अब न्यूमेरिकल्स आता है बेटा, थोड़ा सा लेवल अप हो गया क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, अब जब भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन में दिया क्या है वो फाइंड करना। ठीक है, उस क्वेश्चन में दिया क्या है, मतलब उस क्वेश्चन का गिवन फाइंड करना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उस क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन फाइंड करना। अगर आपने गिवन फाइंड कर लिया तो आधे से ज्यादा काम हमारा हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, आधे से ज्यादा काम हो जाता है। सुनो ध्यान से, क्लियर बोला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है ना। तो बेटा बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक 6 लेक्चर में सारे टॉपिक को क्लियर करा, 7वें लेक्चर में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये टॉपिक जो चैप्टर है ना 4 लेक्चर में खत्म हो जाना था, लेकिन मैंने 6 लेक्चर में लिया। ठीक है, मैं हर चैप्टर में 2-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लेता हूं, ताकि बच्चों को डिटेल में पढ़ाऊं, ताकि बच्चे को गहराई में सिखा पाऊं। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फोकस दूरी कितनी दी है बेटा मुझे, 20 सेंटीमीटर, और क्लियर बोला अवतल दर्पण है। तो याद करो, आज की क्लास में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी लोगे, माइनस में। ये लिखा हुआ है ना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें लोगे, माइनस में। तो हमें बोला है कि अवतल दर्पण है और उसकी जो फोकस दूरी है हम किसमें लेंगे, माइनस में। ठीक है, हमें बोल तो दिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें, अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी हमें किसमें लेना है बेटा, माइनस में। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। दर्पण से कितनी दूरी पर, है ना, दर्पण से कितनी दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को रखा जाए, तो वस्तु का आकार कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, तो मतलब हमको किसका मान निकालना है, यू का मान, ताकि वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाए। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना रहा है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनाए बेटा, प्रतिबिंब बनाए, और बनाने वाले प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करिए। ये लो भाई, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा है। अब देखो, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन निकालना अगर आ गया ना, तो आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे। मैं जानता हूं काफी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, तो उन बच्चों के लिए मैं फिर से बता रहा हूं बेटा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलने वाले सर रिपीट, तो उन बच्चों के लिए मैं फिर से बता रहा हूं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो फोकस दूरी कितनी दी है बेटा मुझे, 20 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। दर्पण से कितनी दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी जाए, तो वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ओ, और वस्तु का आकार कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ताकि वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाए। तो वस्तु को कहां रखोगे, मतलब यू का मान निकालना है, और प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। बनने वाले प्रतिबिंब का आकार भी ज्ञात करिए। तो मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात करना है। देखना बेटा, कॉन्सेंट्रेट करना,
अब आप देखो, मुझे u दिया है, नहीं दिया, v दिया है और f दिया है, तो u, v और f के बीच संबंध क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दर्पण सूत्र से मैं u का मान निकालूंगा, दर्पण सूत्र से मैं u का मान निकालूंगा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो देखो f/f बड़ा प्यारा लग रहा है, f का मान कितना रख देंगे हम? -20। ठीक है, v का मान हमें दिया है, कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। v का मान हमें कितना दिया? 30 सेंटीमीटर, और प्लस का क्या चल रहा है? 1/u। ठीक है, अब देखो माइनस का 1/20, अब 1/30 उधर से आकर इधर माइनस का हो गया, तो 1/30 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, 1/30। अब 30 और 20 का एलसीएम में ले लूं, तो ऐसा पहाड़ा जिसमें 20 भी आए और 30 भी आए, है ना, तो मुझे दिख रहा है 60 के पहाड़े में 20 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है। 20 से 60 गया कितनी बार? 3 बार, है ना, माइनस 30 से 60 गया 2 बार, इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, अब देखो -3 और -2 -5। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है? 60 इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, 5 से 60 गया 12 बार, तो u का मान कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर। u का मान कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर। u का मान कितना आ गया? -12 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, आई होप एंड आई नो कि आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब देखो u का मान निकालना किस किस को आ गया? आंसर इन चैट्स। u का मान किस किस को निकालना आ गया? आंसर इन चैट्स। यस तेजस बेटा, इसी तरह से करना है। ठीक है, u और v को हिंदी में क्या कहते हैं भाई साहब? कुछ नहीं कहते u और v को हिंदी में। u का मतलब हिंदी में भी u होता है, v का मतलब हिंदी में भी v होता है। और अगर u और v का तात्पर्य समझना चाहते हो, u और v का मतलब समझना चाहते हो, तो u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, और v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब कितना बड़ा है। तो मैंने तुमको आवर्धन का सूत्र पढ़ाया था, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -v/u। m की तो कोई जरूरत नहीं है, हटा दो, है ना, तो I/O इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, मुझको I ज्ञात करना है ना, प्रतिबिंब का आकार। पहले तो देखो वस्तु का आकार कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू -v का मान कितना दिया था? 30, है ना, v का मान कितना दिया था? 30, और u का मान कितना दिया है? -12। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। 4 से ये गया 3 बार, ठीक है, 4 × 12, 3 से ये गया 10 बार। अब आपको भाई अगर कैलकुलेट करना नहीं आ रहा तो और आसान तरीके से बता देता हूं भाई साहब। नहीं तो बोलोगे सर रिपीट, हमको आता ही नहीं है। ठीक है, आई यहां गया, 4 को उठाकर यहां ले आए, तो -30 गुणा में हो गया 4 -12। ये ले भाई, इससे ये कैंसिल, 4 से ये गया 3 बार, 3 से ये गया 10 बार। तो प्रतिबिंब का आकार कितना आ रहा है? अब बताओ किस किस को अच्छी तरह से क्लियर हुआ? बेटा देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एग्जाम हॉल में पेपर आपको देना है, एग्जाम हॉल में पेपर आपको देना है बेटा। आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ढेर सारे क्वेश्चन कर जाना पड़ेगा बेटा, ढेर सारी प्रैक्टिस, सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो गड़बड़ है। ठीक है, आपको पूरे फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता आएगा। देखो बेटा, चैट्स बंद कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए डाटा निकालने तक चैट्स बंद रहेगी, फिर मैं खोल दूंगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपने क्वेश्चन में से गिवन निकाल लिया तो आधा काम वहीं खत्म हो गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन में से गिवन निकाल लिया तो आपका आधा काम वही खत्म हो गया। अगर आप क्वेश्चन में से गिवन नहीं निकाल पाए तो गड़बड़ है। ठीक है, अब समझना, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। तो भाई साहब, वस्तु को हम लेते हैं हमेशा, या भाई चीटिंग कर लो इसमें, तो चाहे दर्पण की बात हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, कुछ भी हो, वस्तु आप हमेशा किस में लोगे बेटा? नेगेटिव में। तो वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है?
30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब दर्पण के सामने रखे पर्दे पर बनता है, जो दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर है? 60 सेंटीमीटर पर। मतलब भाई साहब आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। कहां बन रहा है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब दर्पण की प्रकृति क्या है? इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि लौ की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, मतलब वस्तु का आकार कितना है? 2.4 सेंटीमीटर है, तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना और साथ ही साथ फोकस दूरी ज्ञात करना। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार और रीड कर कर बता रहा हूं आपको। हमसे बोला है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी, तो वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर। बिना सोचे वस्तु की दूरी को आप माइनस में ले लोगे। ठीक है, और प्रतिबिंब के सामने रखिए। दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, दर्पण के सामने। ठीक है, दर्पण के सामने, सुनना ध्यान से। मान लो ये रहा हमारा दर्पण, मान लो ये रहा हमारा दर्पण। ठीक है, वस्तु को रखा है यहां और प्रतिबिंब बन रहा है मान लो यहां पर, तो दर्पण के सामने बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब को भी किस में लेंगे हम? माइनस में। प्रतिबिंब, हो सकता है ये चीज आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन क्लियर बोला। ये रहा दर्पण, दर्पण के सामने, और जब हम सामने की बात करते हैं तो ये वाले दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब जो, क्योंकि पीछे तो बन ही नहीं सकता, है ना, पीछे तब बनेगा जब दर्पण, है ना, हमारा उत्तल दर्पण होगा। दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, दर्पण के सामने मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है, तो वी का मान हम किस में लेंगे? नेगेटिव में। और ये चिन्ह परिपाटी से मैंने पता लगाया। किससे पता लगाया? चिन्ह परिपाटी से पता लगाया। अब वस्तु का आकार कितना दिया था? 2.4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और फोकस दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले फोकस दूरी ज्ञात कर लें, तो 1/f = 1/v + 1/u, है ना। f का मान कितना है हमें नहीं पता, f का तो निकालना है। v का मान कितना है? -60। ठीक है, और u का मान कितना है? -30। एलसीएम ले बेटा। ठीक है ना। पहले एलसीएम लेने से पहले इसको हम और ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं। 1/60 - 1/30, एलसीएम ले बेटा, कितना आ जाएगा? 30 एलसीएम आ जाएगा, है ना। माफ करना, गलत बोल दिया मैंने। 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 से 60 गया, 1 गया, 60 से 60 गया, 2 बार गया, है ना। 60 से 30 गया, 2 बार गया, तो मेरा -3/60 किसका मान आ रहा है? 1/f का। 30 से 60 गया 20 बार, तो फोकस दूरी का मान कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकस दूरी का मान जब माइनस में आ रहा है तो दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण कौन सा होगा बेटा? अवतल दर्पण होगा। बताइए इतनी बातें क्लियर है या नहीं? बताइए, अगर डाउट हो तो चैट्स में डालना। वेरी गुड मोहम्मद आकिब, मुझसे पहले क्वेश्चन कर रहा है, गुड। अंकित, क्या डाउट है बेटा? आने लगे क्वेश्चन। थैंक यू तेजस, थैंक यू। मुझे क्यों बोल रहे हो? ठीक है, 60 के ऊपर माइनस चलेगा बेटा, क्योंकि क्लियर बोला है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है बेटा, है ना। और दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो मतलब माइनस में लेना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी पड़ी थी ना कि दर्पण के सामने मतलब लेफ्ट जाना पड़ेगा, और लेफ्ट जाना पड़ेगा तो माइनस आने का। और प्रतिबिंब का आकार जो भी आएगा आप बताएंगे, मैं बताऊं 4.8 आएगा शायद से। ठीक है, अब देखो हम आवर्धन का सूत्र जानते हैं, m = I/O = -v/u। तो I = कितना हो जाएगा? O इंटू में -v अपॉन में u। ठीक है, I अपनी जगह है, O का मान कितना है? O मतलब क्या है? वस्तु। वस्तु का मान कितना है? 2.4, है ना। और v का मान कितना है भाई? माइनस तो यही रहेगा। v का मान कितना है? v का मान कितना आया? v का मान कितना दिया है? -60। ठीक है, और u का मान कितना है? u का मान कितना है? u का मान -30। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है -4.8 सेंटीमीटर का बन रहा है। माइनस का मतलब हुआ प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, वस्तु सीधी रखी हो, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। चिन्ह परिपाटी में आपको सब कुछ क्लियर बताया गया है कि अगर प्लस आएगा तो ऊपर, और अगर माइनस आएगा तो नीचे। अगर प्लस आएगा तो ऊपर, तो माइनस आएगा तो नीचे। ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा। एक और क्वेश्चन,
एक और क्वेश्चन सेम पैटर्न का है ना, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में होमवर्क दूंगा आपको बेटा। एक और क्वेश्चन है सेम पैटर्न का, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर आपके अभी तक कोई डाउट होंगे ना तो वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आपके अभी तक कोई डाउट होंगे ना वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुन लेना। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, मैंने क्या कहा, जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो हमको क्या चाहिए, गिवन। ठीक है, क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, तो वस्तु का आकार कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए सामने, तो फोकस दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, और अवतल है तो क्या आएगी, माइनस में आएगी, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। ये ले भाई, वस्तु को कितना दूर रखा गया है, 15 सेंटीमीटर, वस्तु है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखो कितनी दूरी पर पर्दा रखे, मतलब प्रतिबिंब के कहां बनेगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब का आकार। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ है ना क्या निकाल के दे रहा हूं, वी, एफ आप खुद निकालना, सॉरी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या आपको f का मान पता है, तो f का मान हमको दिया है -10। क्या आपको v का मान पता है, वही तो ज्ञात करना है। क्या आपको u का मान पता है -15। ठीक है, इसको ऊपर ले आइए, तो माइनस का 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/15। ठीक है, आप देखो माइनस का 1/10 माइनस का 1/15 उठाकर यहां ले आइए, तो प्लस का 1/15 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करिए, 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। अब देखो बेटा 10 को 30 से भाग करो तो कितना आ गया, 3, प्लस लगा देंगे, है ना। 15 को 30 से भाग करो कितना आएगा, 2, तो 1/v। ठीक है, तो -3 और +2 -1/30 इज इक्वल टू 1/v। तो v का मान कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो भी आपका मान आए प्रतिबिंब का वो आप अपने हिसाब से निकाल लेना। ठीक है, डाउट सेक्शन अंकित यदुवंशी जी के कहने पर हम डाउट सेक्शन देख लेते हैं। f इज इक्वल टू वेरी गुड अपॉन में -60, तो नहीं बेटा विक्की एलसीएम लिया है, बुक के न्यूमेरिकल अनूप मैंने वो क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा कोमल। f तो √π होता है, नहीं बेटा सलोनी पता नहीं क्या बात कर रहे हो तुम, है ना। आयुष, और इसमें अगर किरण आरेख बनाने को, हाँ बेटा किरण आरेख बनाने को हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा। आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड में क्या संबंध है, आईसीएससी में बेटा बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, सीबीएसई में तुम लोगों जैसा ही होता है। थैंक यू कोमल। सर मेरे पास लाइव नितेश, स्नेल का नियम, नितेश बेटा म्यू इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। नहीं बेटा नहीं, कल्पना गलत बोल रहे हो तुम, ऐसे नोट करें। हाँ बेटा कोशिश करो नोट करें। सर मेरी क्लास हमेशा हर बार बात खुलती है, एक बार नेट को चेक करो बेटा। ठीक है, अंकित यदुवंशी तुम्हारा डाउट तो दिख नहीं रहा है बेटा। ठीक है, अरे ठीक है भाई साहब, सुपरमैन अभिजीत। ठीक है, अंकित यदुवंशी तुम्हारा डाउट तो दिख ही नहीं रहा, पॉपुलर डाउट में भी नहीं है, कॉमन डाउट में देख लेता हूं एक बार। जब रिसेंट में नहीं दिख रहा तो उसमें कैसे दिखेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, और ये क्वेश्चन भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन का तुम्हारे लिए है होमवर्क, इन 2 क्वेश्चन का तुम्हारे लिए है होमवर्क बेटा। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई डाउट है तो वो रुक जाइए, बाकी चले जाइए बेटा। ठीक है ठीक है, यस बेटा प्रतिबिंब में पूछा जाए तो आवर्धन का सूत्र लगेगा। क्या क्या हुआ सर, पोल नहीं होगा अंश बेटा, पहले पोल के आज के विनर देख लेते हैं भाई कौन है। ठीक है, शायद 2-3 ही पोल हुए, ज्यादा नहीं हुए हमारे, तो आज के पोल के विजेता है जतिन शिवा, एएस साहू, सत्यम पांडे, श्रेयास तिवारी, आर्यन हक, आर्यन है ना, रविराज वर्मा, विशाल एंड मानस अनुराग शुक्ला। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो रुक जाइए, बाकी सब जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो कॉल हर्षित कहते हैं वीडियो कॉल ना ही भाई साहब। रेशमा 1 आवर की क्लास ही है, प्रैक्टिस और ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करना। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये नोट्स मिलेंगे। सर डाउट्स में चलोगे, हैं वीडियो कॉल नहीं आज रही, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा।
ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। आपकी क्लास यूट्यूब पर कब होगी पता नहीं बेटा। यस बेटा, ओ बराबर वस्तु, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, इसलिए ओ को वस्तु कहा जाता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स डलेंगे, बहुत जल्दी डलेंगे, काम चल रहा है उस पर। पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं, मन तो सबका नहीं लगता बेटा, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। बाय, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, एंड सॉरी मैंने आप लोगों को डांट दिया, सॉरी।